हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 के मॉडल क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन करेंगे जो झारखंड बोर्ड ने 2024-25 के लिए रिलीज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इस जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन से पहले बात कर लें कि इसमें टोटल 40 मल्टीपल क्वेश्चन होगा। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन का आंसर आप सही किए तो 1 मार्क्स मिलेगा और अगर गलत हुआ तो उसमें कोई भी मार्क्स आपसे काटा नहीं जाएगा। सही होने पे 1 मार्क्स दे दिया जाएगा आपको। ठीक है, और गलत रहेगा तो 0 मिलेगा बस। अब इसमें एक जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 है वो कहा जा रहा है यहाँ पे कि 7x² + 6x - 2 में x का गुणांक है ना। यहाँ पे एक दिया हुआ है कि 7x² है प्लस 6x है माइनस 2 है। कहा जा रहा है x का गुणांक है कि द कोफिशिएंट ऑफ x इन 7x² + 6x - 2 इज। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये x, यहाँ पे जो x है ये वाला यहाँ पे x का कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है x के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई है। इसी कारण से इसका आंसर हो जाएगा 6, यानी बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है, कि एक चर में बहुपद कौन है वो पता करना है। कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, है ना। तो एक चर में यहाँ पे जो बहुपद है वो कौन सा यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। लेकिन यहाँ पे जो है ये दिया हुआ है इस तरह से कि 4x² + √3x - 7। ये जो x में ना, ये x में नहीं लगा हुआ है। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर देखें तो सब में √x लगा हुआ है। तो √x जिसमें अगर रहेगा तो वो आपका बहुपद कहलाता ही नहीं है। ठीक है, बहुपद कहलाने के लिए क्या होता है, जो x का जो पावर होगा ना वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। अगर प्राकृतिक संख्या x के पावर में नहीं है तो हम लोग उसको कहेंगे कि वो तो आपका बहुपद भी नहीं है। अब अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि x² - 2x + 5 बहुपद है, कि ये कौन सा बहुपद है वो बताना है, कि रेखिक है, द्विघात है, त्रिघाती है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है ना कि x² - 2x + 5, ये कौन सा पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अगर देखें तो x का यहाँ पे जो पावर में है, x का पावर में 2 है ना, तो 2 रहता है तो उसको कहते हैं द्विघात। तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर x का पावर मैक्सिमम यहाँ पे 1 रहता है ना तो उसको रेखिक कहते हैं, पावर में अगर 3 रहता तो त्रिघाती कहते हैं। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर 2 है, इसी कारण से इसको द्विघात कहेंगे। अब अगला क्वेश्चन 4 नंबर, कहा जा रहा है कि 99² - 98² का मान क्या होगा। तो हम लोग इसके लिए एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि a² - b² ये होता है a - b × a + b, है ना। तो यहाँ पे अगर देखें तो 99² - 98² है, तो इसको इसमें पुट करें कि 99² - 98², तो यहाँ पुट करें तो क्या होगा, 99 - 98 फिर गुना 99 + 98। तो 99 - 98 अगर करेंगे तो 99 - 98 1 हो जाएगा, गुना 99 में अगर हम लोग 98 को जोड़ें तो ये हो जाएगा 197। तो यहाँ से 1 गुना 197 197 आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाँ ठीक है, एक सी हो जाएगा 197। अब अगला क्वेश्चन 5 नंबर, कहा जा रहा है कि जो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है 1,2 - 2,3 एंड 2,-3, ये कौन से में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम चतुर्थांश
एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है, या तृतीय चतुर्थांश, या फिर चतुर्थ चतुर्थांश। तो यहाँ पे अगर हम लोग ड्रॉ करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कि एक्स अक्ष ये रहा और ये रहा वाई अक्ष, तो यहाँ पे अगर इधर देखें तो दोनों में क्या होता है, प्लस प्लस वाला, यहाँ पे होता है माइनस प्लस वाला, यहाँ पे होता है माइनस माइनस वाला, और यहाँ पे होता है प्लस माइनस वाला। तो यहाँ पे देखें तो 1 कॉमा यहाँ पे 2 है, तो ये तो इसमें आ जाएगा, -2 -3 इसमें आ जाएगा, 2 -3 ये इसमें आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, तीनों अलग अलग चतुर्थांश में है, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा कि एक ही चतुर्थांश में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर कह रहा है कि एक्स अक्ष से बिंदु -3 5 की दूरी है ना, कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -3, 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। तो यहाँ अगर हम लोग ड्रॉ करें एक लाइन यहाँ पे, जिसको कह देते हैं ये एक्स अक्ष है, ठीक है। अब कह रहा है कि इससे कितना, ये बिंदु कहाँ पे है, -3, 5 है ना, -3, 5 है। तो अगर ये मान लेते हैं वाई अक्ष है, तो -3, 5 कहाँ होगा, -3, यानी यहाँ पे ये -3 होगा और यहाँ पे 5 होगा, यानी ये वाला पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा। अब ये कहा जा रहा है कि एक्स अक्ष से कितना दूर है, तो यहाँ से देखें तो एक्स अक्ष से कितना दूर है, ये 5 यूनिट है ना, तो 5 मात्रक दूर है, इसी कारण से इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, 5 मात्रक। अब अगला क्वेश्चन 7 नंबर कह रहा है कि रेखा पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है। कौन सा रेखा है, तो यहाँ पे है x = y, तो x = y पे कोई भी पॉइंट अगर लेंगे ना तो वो सेम रहेगा, अगर x को k लेंगे तो y भी k ही रहेगा, इसी कारण से इसका आंसर हो जाएगा डी, k, k। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है समीकरण x + 2y = 6 है, ठीक है, x + 2y ये बराबर 6 है, तो इसमें हल निकालना है इसका। तो इसमें क्या करते हैं, पॉइंट्स को रख के देखेंगे, अगर सेटिस्फाई कर रहा होगा तो वो सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, सबको यहाँ पे मिटा लेते हैं पहले। यहाँ पे इक्वेशन है x + 2y = 6, तो पहले हम लोग 2, 2 को रख के देखेंगे, तो x यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 गुना y यहाँ पे 2 है, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो इसको सॉल्व किए तो यहाँ से आ गया 2 प्लस 2 गुना 2 4 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 4 है तो 6 आ गया, और ये तो 6 RHS के बराबर हो गया, यानी ये सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे अब दूसरा चेक करेंगे कि 0,3 होगा कि नहीं होगा, तो 0,3 चेक किए तो ये हो जाएगा x के जगह पे 0 प्लस 2 गुना y के जगह पे 3 हो जाएगा, तो यहाँ से आ गया 0 प्लस 2 गुना 3, यानी यहाँ पे 0 प्लस 6 आ गया, यानी ये भी 6 के बराबर हो गया, तो ये भी सॉल्यूशन होगा। अब अगला चेक करेंगे 6,0 को, तो 6,0 को x यहाँ पे 6 हो गया प्लस 2 गुना y यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे अगर देखें तो आ गया 6 प्लस 2 गुना 0 0 होता है, यानी यहाँ पे ये 6 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे देखें तो ये तीनों क्या है, इसका हल है, सॉल्यूशन है, इसी कारण से यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 9 नंबर कहा जा रहा है कि 2 समानांतर रेखाओं की ढलानें होती हैं, है ना, कि दी स्लोप्स ऑफ 2 पैरेलल लाइंस आर। तो समान होता है, अगर 2 समानांतर रेखाएं हैं ना, जैसे मान लें कि ये रेखा है और एक इसके पैरेलल में समानांतर में ये रेखा है, तो जो दोनों लाइन का जो स्लोप होगा वो सेम रहता है, बराबर रहता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, समान, या फिर इसको इंग्लिश में कहते हैं इक्वल। अगला क्वेश्चन 10 नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जिस आयत की सभी भुजाएं बराबर हों उसे कहा जाता है ना, कि एक आयत है जिसका सभी भुजा बराबर है, उसको क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग वर्ग कहेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सी, वर्ग। अगला क्वेश्चन 11 नंबर कह रहा है
कि वह कोण जो 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग उसको प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। 180 से बड़ा और 360 से कम हो वैसे कोण को हम लोग प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है उस कोण की माप क्या है जो अपने संपूरक कोण का आधा हो, है ना, कि व्हाट इज द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लेंगे ना कि वो एंगल क्या है, एक्स है। हम लोग यहाँ पे जो निकालने बोला जा रहा है उसको मान लेंगे कि एक्स है। ठीक है, तो अगर एक्स माने तो क्या क्या कहा जा रहा है, विच इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, कि उसका जो सप्लीमेंट्री अगर मान लो वाई है, एक्स का सप्लीमेंट्री मान लेते हैं वाई है, यानी एक्स प्लस वाई क्या होगा, 180 होगा। अब कह रहा है क्या है, विच इज हाफ ऑफ इट्स सप्लीमेंट्री, कि जो उसका सप्लीमेंट्री है उसका आधा है। हाँ, तो अगर सप्लीमेंट्री का आधा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर y को सप्लीमेंट्री माने हैं और x को वो एंगल माने हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y की जगह पे अब रखेंगे 2x, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, यानी यहाँ से आ गया 3x इज इक्वल टू 180। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 180/3, जब 3 से भागा दिए तो यहाँ से आ गया 60, यानी 12 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी 60। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि दो सर्वांगसम आकृति होते हैं, है ना, कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर। तो जो सर्वांगसम आकृति है ना वो क्या होता है, यहाँ पे इक्वल होता है, समान होता है, एक जैसा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 का आंसर हो जाएगा बी, कि एक समान होता है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर कह रहा है कि यदि ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक है, अगर ट्रायंगल ए बी सी सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर के तब पी आर बराबर होगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर जैसे ट्रायंगल ए बी सी अगर ये सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर के ना, तो ऐसे देखते हैं कि जो ए बी होगा वो पी क्यू के बराबर होगा। ठीक है, जो बी सी होगा वो क्यू आर के बराबर होता है। एंड फिर ऐसे लेते हैं कि ए सी जो होगा वो पी आर के बराबर होगा, है ना, तो ये आपस में बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पी आर किसके बराबर होगा, तो निकाल लेते हैं। पी आर जो है ये ए सी के बराबर होगा, यानी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए, 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी। अगला क्वेश्चन 15 नंबर कहा जा रहा है कि यदि एक चतुर्भुज के कोण यहाँ पे दिया हुआ अनुपात में 3:1:6:5 के अनुपात में है तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण का मान निकालना है हम लोग को। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के जो कोण होते हैं उसके सम किया जाए तो कितना होता है, 360 के बराबर होता है। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं फिलहाल के लिए, तो हो जाएगा 3x प्लस, अनुपात को हटाने के लिए x मान लिए, 3x प्लस x प्लस 6x प्लस 5x, ये बराबर होगा 360 डिग्री के, है ना, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज के अंतः कोण का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ से आ गया 3x और 1 4x प्लस 6x है, तो यहाँ से हो गया 16x, 4x प्लस 6x 10x हो गया, 10x प्लस 5x, तो ये आ गया 15x, यानी 15x इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ से x आ गया 360 डिग्री बटा 15। अब यहाँ पे अगर इसको भाग दें तो कितना बार में कट जाएगा, 360/15 करने पे यहाँ पे आ जाएगा 24, तो इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का बी। अगला क्वेश्चन, यदि एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एंगल डी 125 डिग्री है तो एंगल ए का मान निकालना है हम लोग को।
तो क्या कहा जा रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ये ऐसे होता है। अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं समानांतर चतुर्भुज को। ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है। तो हम लोग को कहा जा रहा है कि जो एंगल डी है, यहाँ पे एंगल डी जो है वो 125 डिग्री है। तो एंगल ए निकालना है हम लोग को, यहाँ पे ये एंगल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो एंगल, ये दोनों लाइन जो है वो समानांतर लाइन है, दोनों लाइन समानांतर रेखा है। तो जो ये दोनों एंगल का जो सम होगा, ये दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर दो लाइन यहाँ पे समानांतर है तो यह जो एंगल होता है अंतःकोण जिसको कहते हैं, इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल जिसको कहते हैं, तो ये दोनों का सम जो होता है ना वो 180 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी ये बराबर होगा 180 डिग्री के। यानी यहाँ पे आ गया एंगल ए प्लस 125 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर आ गया। यानी एंगल ए हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो 180 में अगर 125 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 55 डिग्री। यानी 16 का हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अब बनाएंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 17 नंबर। कहा जा रहा है कि दो समानांतर चतुर्भुज बराबर आधारों पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच में है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, दो समानांतर चतुर्भुज है और दोनों एक ही समानांतर रेखा पर है। जैसे यहाँ पे ये बना और यहाँ पे ये एक ये बना, दूसरा यहाँ पे सपोज ऐसे बनाते हैं कि ये एक रहा एंड ये एक रहा, ठीक है, और एक यहाँ पे है। तो जब अगर ऐसे रहा ना, तो अगर ये दोनों का लेंथ बराबर होता है तो उस केस में एरिया भी, जो क्षेत्रफल होता है वो भी बराबर होता है। तो यहाँ पे बोला ही जा रहा है ना कि अधरों पर है ना। तो एक ही जब यहाँ पे अधर बराबर है तो अगर आधार बराबर होने के कारण इसका जो एरिया होगा वो भी बराबर आएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 18 नंबर। कहा जा रहा है कि वृत्तखंड एक चाप तथा यहाँ पे खाली जगह के बीच का भाग होता है, कि अ सेगमेंट इन द पार्ट बिटवीन एन आर्क एंड, यहाँ पे ऑप्शन है कि केंद्र, जीवा, व्यास या फिर त्रिज्या। तो अगर हम लोग बात करें सर्कल ड्रॉ करके कि एक हम लोग वृत्त बना लें, है ना, और मान लें कि ये जो है एक इसका जीवा है और यहाँ पे इसका मान लेते हैं ये इसका केंद्र है सर्कल का, ठीक है। तो जो सेगमेंट बनता है यानी वृत्तखंड, तो वृत्तखंड क्या बनता है, ये बनता है। तो वो आर्क, ये जो आर्क है तथा ये जीवा, इसके बीच जो बनता है ना उसी को कहते हैं सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीवा के बीच तथा मतलब एक चाप तथा जीवा के बीच जो भाग होता है उसी को कहते हैं वृत्तखंड, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट। अगला क्वेश्चन 19 नंबर। कहा जा रहा है कि वृत्त के एक जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो इस जीव की केंद्र से दूरी है। क्या कहा जा रहा है कि एक यहाँ पे सर्कल है, ठीक है, और कहा जा रहा है कि इसका जीवा जो है ना वो 8 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आगे कहा जा रहा है कि तथा इस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं इसका सेंटर यहाँ पे O दिया हुआ है। अब यहाँ से अगर इसको ज्वाइन करें तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो कहा जा रहा है तो इस जीवा की केंद्र से दूरी है। तो क्या करते हैं ना कि यहाँ पे जो केंद्र है उससे एक लाइन पर जो होता है समलंब खींचते हैं इस जीवा पर। तो हम लोग जानते हैं कि एक थ्योरम कहता है कि अगर केंद्र से उस जीवा पर समलंब खींचा जाए तो इसको दो बराबर भागों में बांटता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4, है ना।
तो यहाँ से ये 5 है, ये 4 है। तो यहाँ पे अगर इसको नामकरण करें, इसको नामकरण करें कि O है, ये A है, AB जीवा है, एंड यहाँ पे नामकरण करते हैं कि ये पॉइंट D है। तो OD समलंब है AB पे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इन ट्रायंगल AOD, इन ट्रायंगल AOD में, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा AO का स्क्वायर इज इक्वल टू OD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहता है ना कि OA का स्क्वायर ये बराबर होगा OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के। हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से है ये 5 का स्क्वायर, ये बराबर होगा OD का स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर आ गया 25, यहाँ बराबर होगा OD स्क्वायर प्लस 16। तो यहाँ से OD स्क्वायर आ गया 25 माइनस 16, यानी यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो OD स्क्वायर आ जाएगा 25 माइनस 16 9 हो जाएगा। तो यहाँ से OD आ गया √9। तो रूट अगर 9 लें तो ये बाहर हो जाएगा 3, यानी यहाँ पे सेंटर से दूरी जो आ गया वो है 3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है। हम लोग से कहा जा रहा है कि अर्धवृत्त का कोण होता है ना, कि एंगल्स इन अ सेमी सर्कल आर एट, यहाँ पे खाली जगह दिया हुआ है, कहा जा रहा है एंगल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट एंगल। अगला क्वेश्चन 21 नंबर। कहा जा रहा है कि यदि ए बी एंड सी एक त्रिभुज की 3 भुजाओं के लंबाई हैं, तो है ना, कि यहाँ पे कहा जा रहा है, मान लो एक ट्रायंगल बना लें, त्रिभुज बना लें हम लोग। तो कहा जा रहा है कि ए बी एंड सी ये त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई है। तो यहाँ पूछा रहा है कि कौन सा इसमें से सही है, कि अगर 2 भुजा को ऐड करें, जोड़ें, तो उसका तीसरे भुजा से लंबाई ज़्यादा होगा, और या फिर सब्ट्रैक्शन बराबर ए माइनस बी ग्रेटर देन सी होगा, या फिर ए प्लस बी बराबर होगा सी के, या फिर ए माइनस बी बराबर होगा सी के। तो अगर कोई भी हम लोग त्रिभुज में बात करें तो ये एक प्रॉपर्टी कहता है इसका कि कोई भी 2 भुजा के लंबाई को जोड़ेंगे तो वो हमेशा बराबर होता है तीसरे भुजा से। कोई भी 2 भुजा को अगर हम लोग जोड़ेंगे लंबाई को, तो वो तीसरे भुजा के लंबाई से हमेशा बड़ा होता है। तो यहाँ से कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ए प्लस बी जो होगा वो ग्रेटर देन सी होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि कोण का समद्विभाजक है ना, कोण का समद्विभाजक क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कोण को 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, कि कोई भी अगर लाइन कोई एंगल को 2 बराबर भागों में बांटता है ना, तो उसको कहते हैं कोण का समद्विभाजक। नाम से ही पता चल रहा है समद्विभाजक, है ना, कि बराबर में 2 भागों में बांट दे रहा है। अगला क्वेश्चन 23 नंबर कहा जा रहा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। हम लोग से कहा गया कि यहाँ पे एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज होता क्या है, जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, उसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अब कहा जा रहा है कि इसका एक भुजा 10 सेंटीमीटर का है, तो दूसरा भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगा, तीसरा भुजा भी 10 सेंटीमीटर होगा। अब परिमाप क्या होगा, परिमाप यही बाहर का जो बाउंड्री पॉइंट होता है ना, उसी का जोड़ होता है। तो तीनों भुजा का सम ये परिमाप हो जाएगा, यानी 10 + 10 + 10 ये परिमाप हो जाएगा। इसको जोड़ें तो यहाँ से आ गया 30 सेंटीमीटर, यानी 23 का हो जाएगा ऑप्शन बी 30 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन 24 नंबर है। कहा जा रहा है कि हीरोन का सूत्र में एस क्या है। जो हीरोन का जो होता है ना क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र, उसमें एस क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो त्रिभुज में जो एस होता है ना, हिरोन्स त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो हिरोन्स का फॉर्मूला में यूज करते हैं, उसमें जो एस होता है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। त्रिभुज का अर्ध परिमाप, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो ए प्लस बी प्लस सी परिमाप हो जाता है, और परिमाप से जब 2 से भागा देंगे तो ये अर्ध परिमाप हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन 25 नंबर, कहा जा रहा है कि एक घन का किनारा 10 सेंटीमीटर है तो उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब हुज एज 10 सेंटीमीटर इज। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था लेटरल सरफेस एरिया, क्योंकि कर्व तो बनता ही नहीं है। जो एक क्यूब होता है ना, क्यूब का जो फिगर बना है हम लोग, तो क्यूब कुछ इस तरीके का होता है, तो इसमें कर्व बना कहाँ, पता नहीं ये कर्व क्यों दे दिया। इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है कि चारों दीवार का बस निकालना है, छत का नहीं निकालना है, और नीचे जो ग्राउंड का है उसको नहीं निकालना है। ठीक है, जैसे आप लोग अगर जिस घर में रहते हैं ना, घर का जो एक कमरा ले लें, तो कमरा में चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, छत का और जहाँ पे आप पैर रखे हुए हैं, पैर रखने का, वो दोनों का हटा देना है। तो चारों दीवार का अगर निकालें तो कितना हो जाएगा, 4a² हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 4 गुना ए दिया हुआ है यहाँ पे 10, तो यहाँ हो गया 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुना 10 का स्क्वायर होता है 100, यानी यहाँ से आ गया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन सी, 400 मीटर स्क्वायर, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन 26 नंबर, कहा जा रहा है वर्ग अंतराल 100 से 120 का वर्ग चिन्ह है ना, कि क्लास मार्क ऑफ द क्लास 100 to 120 इज। तो जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि जो क्लास मार्क्स होता है दोनों को ऐड करके 2 से भाग देते हैं, वही क्लास मार्क कहलाता है ना, कि 100 प्लस 120 बटा 2 कितना हो जाएगा, यहाँ से आ गया 220 बटा 2, कट के आ गया 110, यानी यहाँ से 110 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27 नंबर, कहा जा रहा है कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ डाटा, इसका माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं, जो भी डाटा दिया हुआ है सबको ऐड करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3। तो भाग किसे देंगे, जितना यहाँ पे नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो भाग देंगे 10 से। अब इसको जोड़ना होगा, तो 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 3 21, 21 और 4 25, 25 3 28। तो यहाँ से आ जाएगा 28 बटा 10, यानी इसको लिख सकते हैं 2.8। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2.8। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, कहा जा रहा है कि आंकड़ों, यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है 4 6 8 9 11, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसका माध्यक क्या होगा। तो जो माध्यक निकालते हैं ना, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितना है, टोटल 5 टर्म है। तो जब यहाँ पे 5 टर्म रहता है, इसके लिए हो जाता है n+, अगर n टर्म है ना, तो इसके लिए होता है n+1/2th टर्म जो होगा वो क्या होता है, इसका माध्यक होता है। तो यहाँ पे टोटल 5 टर्म है, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा 5 + 1/2th टर्म, यानी यहाँ हो गया 6/2, यानी 3। तो जो थर्ड टर्म होगा ना, थर्ड टर्म ही इसका माध्यक होगा। तो थर्ड टर्म यहाँ पे क्या है, 8 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 8। अब अगला क्वेश्चन 29 नंबर,
29 नंबर कह रहा है कि एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है। ठीक है, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज, तो इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी पॉसिबल ही नहीं है उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 होगा। उसका प्रोबेबिलिटी जो होगा वो 0 होगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर का आ जा रहा है कि यदि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है तो परिणामों की कुल संख्या है ना, कि एक कॉइन को हम लोग 2 बार टॉस किए तो उसका जो परिणाम आएगा उसका पूरा कुल संख्या क्या होगा। तो जैसे 2 सिक्का मान लें उछालें तो क्या क्या आ सकता है, ये चांस हो सकता है हेड आएगा पहला सिक्का में, दूसरा सिक्का में भी हेड आ गया, पहला सिक्का में हेड आया, दूसरा सिक्का में टेल आया, पहला सिक्का में टेल आया, दूसरा सिक्का में हेड आया, दूसरा बार में हेड आया, या फिर भी हो सकता है कि पहला बार में टेल आया, दूसरा बार में भी टेल ही आया। तो टोटल कितना परिणाम हो जाएगा, 4 परिणाम हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 30 का बी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आएगा, डिवाइड करके चेक करना होगा। तो यहाँ पे 1/11 है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन 32 नंबर कहा जा रहा है कि बहुपद 3x - 2 का शून्यक है। ठीक है, कि 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 3x - 2। तो क्या करते हैं शून्यक निकालने के लिए, इसको 0 से इक्वेट कर देते हैं कि यहाँ पे 3x - 2 है ना, उसको 0 से बराबर ले लो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x = 2 हो जाएगा, यानी x = आ जाएगा 2/3। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर कह रहा है यहाँ पे कि 6x² + 5x - 6 का गुणनखंड है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है 6x² + 5x - 6। तो यहाँ पे अगर देखें तो मल्टीप्लिकेशन कितना आ रहा है, 6 × 6 किए तो यहाँ पे 36 आ रहा है। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ना कि 6x²। अब यहाँ पे 5x को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लिकेशन में तो 36 आ जाए, -36 आ जाए, और एडिशन में 9 आ जाए। तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9x - 4x - 6 हो जाएगा। अब दोनों जगह से 3x को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा +3, और अगर यहाँ से हम लोग -2 कॉमन लिए तो यहाँ बचा 2x, यहाँ बचा +3। अब दोनों जगह से 2x + 3 बाहर आ गया, और तो यहाँ बचा 3x, यहाँ बचा -2। अब ये यहाँ पे कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, 2x + 3 × 3x - 2, तो ये ऑप्शन बी के साथ मैच कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निर्देशांक -2, 4 का भुज है, कि दी एब्सिसा ऑफ कोऑर्डिनेट -2, 4 इज। तो जो एब्सिसा होता है ना वो पहले वाले को कहते हैं, ये जो यहाँ पे x अक्ष है ना इसी को कहते हैं एब्सिसा, और कोऑर्डिनेट कहते हैं y को। तो यहाँ पे एब्सिसा पूछा जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब अगला क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि यदि बिंदु 3, 4 समीकरण 3y + ax + 7 पर स्थित है तो a का मान होगा। तो अगर ये बिंदु इस पर स्थित है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट उसमें पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 3 × y की जगह पे 4 रखेंगे, ये बराबर होगा a × x की जगह पे 3 रख देंगे, साथ में +7 है। तो यहाँ पे 4 और 3 7 आ गया, सॉरी 4 और 3 गुना में है, एडिशन में नहीं है। 4 × 3 12 हो गया, ये बराबर होगा a × 3 + 7 के। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, अगर 7 को हम लोग इधर ले जाएं तो हो गया 12 - 7 = 3a। तो 12 - 7 5 आ गया, ये बराबर हो गया 3a के, यानी यहाँ से a आ गया 5/3।
3। तो यहाँ से इसका ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 5/3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन कहा रहा है कि 55 डिग्री का पूरक कौन है ना। तो पूरक कौन क्या होता है? दो कौन अगर मान लें ए और बी दो कौन है, उसको पूरक कौन तभी कहेंगे, पूरक कौन तभी कहेंगे जब उसका जो योगफल है वो 90 डिग्री के बराबर हो जाए, तभी वो दोनों कौन को हम लोग पूरक कौन कहते हैं। तो 55 डिग्री में क्या जोड़ेंगे कि इसका 90 डिग्री हो जाए योगफल? तो 55 डिग्री में हम लोग को 35 डिग्री को जोड़ना पड़ेगा ताकि उसका योगफल हो 90 हो जाए। अगला क्वेश्चन 37 नंबर कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल टू बी सी है और एंगल बी 70 डिग्री है, तो एंगल ए क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी है, तो पहले बना लेते हैं। ये कह रहा है ए बी बराबर है बी सी के, यानी ये दोनों आपस में बराबर है, और एंगल बी दिया हुआ है 70 डिग्री। तुम लोग जानते हैं कि अगर ये दोनों साइड बराबर होता है ना, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होता है। तो अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा। अब लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योग होता है वो 180 होता है, यानी x प्लस 70 ये हो जाएगा 180 के बराबर। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 70। तो यहाँ से क्या हो गया, 2x ये बराबर हो गया 180 माइनस 70 यानी 110। तो x आ गया यहाँ पे 110/2। जब इसको भाग दिए तो यहाँ से आ गया 55 डिग्री। तो इसका आंसर हो गया 37 का सी, 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि एक चतुर्भुज के तीन कोनों यहाँ पे दिया हुआ है 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री है, तो इसका चौथा कोण है ना। तो चौथा कोण हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज का जो कोनों का योग होता है वो 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे 75 डिग्री दिया है प्लस 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री, और चौथा को मान लेंगे हम लोग x। ये चारों कोण का सम 360 डिग्री होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, 75 प्लस 75 ये हो गया 150 प्लस 90। जब 150 में 90 को जोड़ें तो 150 और 90 हो जाएगा 240, यानी यहाँ पे आ गया 240 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्री, यानी x आ गया 360 डिग्री माइनस 240 डिग्री। तो जब इसको घटाएंगे इसमें तो यहाँ से हो जाएगा 120 डिग्री, यानी यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसमें डी सही होगा, 120 डिग्री। अब अगला क्वेश्चन 39 नंबर कह रहा है कि यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, ये कह रहा है मैं 5 की बारंबारता है ना, कि 5 का बारंबारता यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे अगर इसको गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 बार आया है। तो जितना बार आता है ना वही उसका बारंबारता होता है। तो टोटल यहाँ पे 7 बार आया है, इसी कारण से हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए 7। अगला क्वेश्चन 40 नंबर कहा जा रहा है कि एक सिक्के को 100 बार उछाला गया पर पट 60 बार प्राप्त होता है। जो पट है ना वो 60 बार मिला तो चित्त की प्रायिकता होगी। तो कहा गया कि एक सिक्के को 100 बार उछाला गया, ठीक है, जिसमें से पट यानी टेल 60 बार मिला, तो चित्त का प्रायिकता जो हेड आएगा उसका प्रायिकता क्या होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 100 बार उछाला गया ना, टोटल यहाँ पे 100 बार उछाला गया। तो इसमें अगर 60 बार अगर पट आया यानी टेल 60 बार आया तो हेड कितना बार आया होगा, 40 बार आया होगा, और इसी का निकालना है प्रायिकता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा 40 बटा जितना बार जो आया है। जैसे यहाँ पे निकालना था हम लोग को चित्त को, तो चित्त कितना बार आया है 40 बार, और जितना बार हम लोग यहाँ पे उछाले हैं वो नीचे हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 40/100, यानी ऑप्शन बी। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन भी सारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड
चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।